हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। डॉट अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने विद्युत धारा का टॉपिक शुरू किया था और उस क्लास में हमने प्रतिरोध तक जो है वो कवर किया था। आज की क्लास में हम प्रतिरोध के आगे के पार्ट को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक शुरू होता है वो प्रतिरोधकता से शुरू होता है। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं और इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट जो हैं वो अपने को यहाँ सीखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का टॉपिक अपना शुरू होता है प्रतिरोधकता से यानी रेसिस्टिविटी से। और इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। देखिए, पिछली क्लास में जो लास्ट हमारा एक सूत्र था वो था R बराबर रो एल अपॉन ए। प्रतिरोध का ये सूत्र जो है वो हमारा आया था। इसमें यदि L का मान हम 1 मीटर ले लें और A का मान 1 मीटर स्क्वायर ले लें तो R की वैल्यू जो है वो अपने पास रो के बराबर बनेगी। यानी इसकी डेफिनेशन जो अपने पास हुई है वो ये बन जाएगी। इसकी डेफिनेशन यहाँ से कि एकांक लंबाई तथा एकांक काट क्षेत्रफल वाले एकांक लंबाई तथा एकांक काट क्षेत्रफल वाले किसी चालक के प्रतिरोध को किसी चालक के प्रतिरोध को ही उसकी क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता कहा जाता है। प्रतिरोध को उसकी प्रतिरोधकता कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन हुई, कहा जाता है। अब आपको दो चीजें इसमें ध्यान में रखनी कि एक तो यहाँ पे अपन पॉइंट बना के इसका मात्रक क्या होता है। तो देखो, इसका मात्रक जो है वो हमें इस तरह से मिलेगा। हम R बराबर रो एल अपॉन ए, इस फॉर्मूले में रो को एक साइड ले लेते हैं और इन सबको एक साइड भेज देते हैं। तो ये बनेगा R बट्टा ये L। अब देखो, R का जो R का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर बनेगा। तो ये 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और जो प्रतिरोधकता का जो मात्रक हमें मिलेगा वो मिलेगा ओम इंटू मीटर। ये प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ठीक है, कुछ और दो बातें इसमें प्रतिरोधकता की जो है। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। ये भी इसी का नाम है। अच्छा, अगला इसमें जो पॉइंट है मात्रक के बाद में कि ये किस किस राशि पर निर्भर करती है। तो देखो, प्रतिरोध के बारे में जो हमने पढ़ा था कि ये 3 चीज पर निर्भर करती है। ताप पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर करती है और ज्यामिति पर निर्भर करती है। ये 3 चीजों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। लेकिन प्रतिरोधकता जो है वो केवल 2 ही चीजों पर निर्भर करती है। किस पे? ताप पे और प्रकृति पे। ज्यामिति यानी लंबाई और काट क्षेत्रफल पर निर्भर प्रतिरोधकता नहीं करती, प्रतिरोध जरूर करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ पर नोट लगा के लिख लेते हैं कि रो का मान पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। और इसी के साथ में एक पॉइंट ये याद रखना कि ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता है ना। ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता है, ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता है। ये विशेष है, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसकी जब अपन बात करेंगे, इसके क्वेश्चन को जब उठाएंगे तब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट है। तो ये प्रतिरोधकता की छोटी सी कहानी है कि प्रतिरोधकता क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, किस किस राशियों पर उसका मान निर्भर करता है और किस किस राशियों पर उसका मान निर्भर नहीं करता। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है वो अपना है चालकता, कंडक्टिविटी। चालकता को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टिविटी। तो
कंडक्टिविटी की अपन बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ठीक है भाई, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो है वो चालकता कहलाता है। अब इसके हिसाब से हम इसका सूत्र लिखते हैं। तो इसका सिंबल जो है वो होता है सिग्मा। तो चालकता का जो सूत्र हुआ वो हो गया चालकता बराबर 1/प्रतिरोधकता, 1/प्रतिरोधकता। और सिंबल के रूप में इसको लिखें तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/ρ। ये इसका सूत्र हो गया। जिसकी प्रतिरोधकता जितनी ज्यादा होगी उसकी चालकता उतनी ही कम होगी, और जिसकी चालकता जितनी ज्यादा होगी उसकी प्रतिरोधकता उतनी ही कम होगी। वैसे वर्सा स्टेटमेंट है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट है। अगला पॉइंट इसमें बनता है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक देखिए, सिग्मा बराबर, या तो अपने पास आया इसका प्रतिरोधकता का मात्रक हम लिखें तो ओम इंटू मीटर होता है। तो सिग्मा का जो मात्रक बना वो ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, यानी ओम की घात -1 और मीटर की घात -1। यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी बता दूं कि ओम इनवर्स को जो है वो मोह कहते हैं, MHO। ओम इनवर्स को क्या कहा जाता है, मोह कहा जाता है। तो सिग्मा का जो मात्रक बनता है वो या तो ये लिखेंगे आप, और या फिर ये बनेगा मोह इंटू मीटर इनवर्स। ये दोनों ही इसके मात्रक हैं। इसको मात्रक के तौर पर आप इसके को याद रखेंगे कि इसका चालकता का मात्रक क्या होता है। और ये और याद रखना कि अपन पीछे बात कर चुके हैं कि किसकी चालकता, तो यहाँ अपन बात करें कि सबसे ज्यादा जो सिग्मा है वो चालकों की होती है। चालकों की चालकता सबसे ज्यादा होती है, और उसके बाद में होती है अर्धचालकों की, और सबसे कम जो चालकता होती है वो होती है कुचालकों की। और यदि प्रतिरोधकता का स्टेटमेंट लिखे तो सबसे कम प्रतिरोधकता होती है चालकों की, उसके बाद में होती है अर्धचालकों की, और सबसे ज्यादा जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है कुचालकों की। ये स्टेटमेंट भी आप याद रखेंगे, कंपेयर करके पूछा जाता है कि इसमें चालकता ज्यादा किसकी हो, प्रतिरोधकता ज्यादा किसकी। इतना यहाँ तक कंफर्म है, क्लियर है इतनी बात। तो प्रतिरोधकता और चालकता के दो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना, कई बार पूछ लेता है अति चालकता से संबंधित, तो उसको भी अपन कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी यानी अति चालकता। नेक्स्ट पॉइंट है अति चालकता, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। देखिए क्या चीज यहां पर कहानी ये है कि अपन धातुओं की बात करें तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका ताप कम करने पर, हम ये धातुओं के बारे में पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर यदि आप बढ़ाएंगे तो इनकी प्रतिरोधकता जो है वो बढ़ती है, यानी कि चालकता जो है वो घटती है। और यदि हम इसका उल्टा लिखें कि यदि हम टेम्परेचर कम करें धातुओं की, तो जाहिर सी बात है कि इनकी प्रतिरोधकता भी कम होगी और इनकी चालकता बढ़ेगी। ताप कम करने पर जो है वो स्टेटमेंट ये सभी धातुओं के बारे में लगता है कि ताप कम करने पर उनकी प्रतिरोधकता का मान घटेगा, यानी उनकी चालकता बढ़ेगी। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनका ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर इनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ऐसे पदार्थों को या ऐसे धातुओं को अति चालक कहते हैं, और इस गुण को जो है वो अति चालकता कहते हैं। इसमें एक डाटा भी आपको याद रखना, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख के आपको बता दूं। क्या स्टेटमेंट है, कुछ धातुओं का ताप कम करने पर, ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर, ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर उनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। और प्रतिरोध शून्य होने का मतलब है कि उनकी प्रतिरोधकता भी वहां शून्य होती है। तो चाहे प्रतिरोध शून्य है ये लिख दो, चाहे प्रतिरोधकता शून्य होती है ये लिख दो, उनका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। इन पदार्थों को तो कहते हैं अतिचालक पदार्थ।
ठीक है, इन पदार्थों को जो ऐसा गुण दिखाते हैं उनको अतिचालक पदार्थ कहते हैं, और इस गुण को जो है वो क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। इसमें एक विशेष डाटा आपको ये याद रखना है, वो ये है कि पारा एक ऐसी धातु है जो 4.2 केल्विन पर जो है वो अतिचालकता प्रदर्शित करता है। तो पारा का जो अतिचालकता किस ताप पर प्रदर्शित करता है, वो 4.2 केल्विन। ये बहुत कम तापमान है, 4.2 केल्विन जो है इस ताप पर पारा जो है वो अतिचालकता प्रदर्शित करता है, यानी उसका प्रतिरोध उस समय शून्य हो जाता है और उस अतिचालक की तरह वो व्यवहार करता है। ये डाटा आप जरूर याद रखना कि पारा किस ताप पर जो है वो अतिचालक की तरह व्यवहार करता है। 4.2 केल्विन पर यदि पारे को ठंडा कर दिया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता का मान शून्य हो जाता है, यानी उस पॉइंट पर, उस तापमान पर पारा जो है वो अतिचालक पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। तो ये अतिचालकता का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कई बार इसका भी कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल उठा लेता है। चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसमें। अब अगला जो पॉइंट है वो अपने को पढ़ना है प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित बातें, और उसके बाद में जो है वो हम पढ़ेंगे धारा के अलग अलग गुणधर्म, जैसे उसका तापीय प्रभाव, उसका चुंबकीय प्रभाव वगैरह वगैरह। तो आज की क्लास में जो है वो हम डिस्कस करते हैं अब प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, तो इसके बारे में थोड़ी मोटी जानकारी आपको पहले से है कि इनका संयोजन जो है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला संयोजन हम पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन को पहचानने का तरीका है कि एक प्रतिरोध को, जैसे इस तरह से ये है, एक प्रतिरोध को का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के सिरे से जुड़ा हुआ हो, दूसरा प्रतिरोध का सिरा तीसरे प्रतिरोध के सिरे से जुड़ा हुआ हो। इस तरह से यदि ये जो संयोजन है वो इसका श्रेणी क्रम संयोजन है। और यदि श्रेणी क्रम में आपको तुल्य प्रतिरोध पूछे, आर इक्विवेलेंट का मान पूछे, तो ये आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। कुछ और बातें हैं इसमें याद रखने वाली, वो ये है कि पहला पॉइंट तो हम ये नोट लगा के लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों से अधिक होता है। कई बार सीधा सीधा आपको इससे पता लग जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्या स्टेटमेंट है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों से अधिक होता है। आपकी किताबों में ये स्टेटमेंट इस तरह से मिलता है कि तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे ये कहा जाए कि 3 प्रतिरोध है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। ये 3 प्रतिरोध मान लीजिए जुड़े हैं, 1 ओम का है, दूसरा 2 ओम का है और तीसरा 3 ओम का है। तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो इनका आर इक्विवेलेंट आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी भैया वो होगी 6 ओम। तो श्रेणी क्रम में 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध आया। संयोजन में जो मैक्सिमम जुड़ा था वो 3 था, ये उससे भी ज्यादा प्राप्त होता है। एक तो ये बात याद रखना। दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए जितने भी प्रतिरोध है सब में प्रवाहित धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान हमेशा समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान हमेशा समान होता है, धारा का मान सदैव समान होता है। ये पॉइंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम में जब आपको आगे इसके क्वेश्चन करवाएंगे तब आप एक बात को ध्यान रखना कि इसमें भी कितनी धारा बहेगी, इसमें भी कितनी, और तीनों में जो, चूंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इसलिए तीनों में बराबर बराबर धारा बहेगी। उसका मान कुछ भी हो सकता है, वो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इतना कन्फर्म है कि यदि तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनमें प्रवाहित धारा का मान हमेशा जो है वो बराबर आएगा। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन की कुछ बातें हैं। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो नेक्स्ट हमारी रीडिंग हो गई समांतर क्रम संयोजन, पॉइंट नंबर 2। समांतर क्रम संयोजन, देखो पहले तो समांतर क्रम संयोजन को पहचानते कैसे हैं। सभी प्रतिरोधों के दोनों सिरे एक निश्चित बिंदुओं के मध्य जुड़े रहते हैं। समांतर क्रम की परिभाषा ये, सभी प्रतिरोधों के दोनों सिरे
दो निश्चित बिंदुओं के मध्य संयोजित होते हैं। दो निश्चित बिंदुओं के मध्य संयोजित होते हैं। अब इसमें देखो, दो निश्चित बिंदु पर परिपथ के कोई भी दो निश्चित बिंदु हो सकते हैं, उनके बीच में ये संयोजित होते हैं। तो इसको अपन बना के देखते हैं कि जैसे ये मान लीजिए कि पहला प्रतिरोध है, ये पहला प्रतिरोध है, इसको R1 नाम दे देते हैं। ये दूसरा प्रतिरोध है, इसको अपन R2 नाम दे देते हैं। ये R1 है, ये R2 है। और ये तीसरा प्रतिरोध है, इसको अपन R3 नाम दे देते हैं। और ये इस तरह से मान लीजिए परिपथ में जुड़े हुए हैं। तो इस बिंदु को हम A नाम दे देते हैं और इस बिंदु को हम B नाम दे देते हैं। तो देखिए भैया, सिंपल सा है कि तीनों प्रतिरोध जो हैं उनके दोनों सिरे वो बिंदु A और बिंदु B से जुड़े हुए हैं, मतलब दो निश्चित बिंदुओं के मध्य ये संयोजित है। यदि आपसे पूछे कि तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध का इसमें सूत्र होता है R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। और इसमें भी दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि R इक्विवेलेंट का मान, यानी तुल्य प्रतिरोध का मान जो है वो R मिनिमम से भी कम होता है। मतलब ये हुआ कि आपके मान लीजिए 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 3 जुड़े हैं। इसमें सबसे कम मान कौन सा है? 1 ओम का है। जो R इक्विवेलेंट निकालेंगे वो 1 ओम से भी छोटा आएगा। जितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनमें जो सबसे छोटा प्रतिरोध है उससे भी कम मान प्राप्त होगा समांतर क्रम संयोजन में। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि समांतर क्रम संयोजन में धाराओं का मान सब में अलग अलग होता है। इसमें धारा अलग बहेगी, इसमें धारा अलग बहेगी, इसमें धारा अलग बहेगी, लेकिन तीनों के सिरों पर विभवांतर का मान सदैव समान होता है। तो अगला जो पॉइंट है याद रखने का वो ये है कि समांतर क्रम संयोजन में तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टता या विभवांतर का मान समान होता है। वोल्टता का मान समान होता है। श्रेणी क्रम में जो है वो धारा का मान समान होता है और समांतर क्रम में जो है वो वोल्टता का मान समान होता है। तो ये इसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन की कहानी है। अब इसको थोड़ा सा हम जो है वो उसके एग्जाम्पल से इसको सीखेंगे। इसके एग्जाम्पल जो है वो किस तरह से क्या है। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। पहला, और बेसिक से शुरू करते हैं, धीरे धीरे अपन लेवल इसका बढ़ाते जाएंगे। जैसे पहला ये छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये हमारे पास है, आपको इस तरह से दिया हुआ है कि ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 3 ओम का प्रतिरोध है और ये 4 ओम का प्रतिरोध। और आपसे R इक्विवेलेंट पूछे तो देखो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है। R इक्विवेलेंट बराबर तीनों श्रेणी क्रम में है तो ये बनेगा R1 R2 प्लस R3। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 3 7 और 2 9। R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो 9 ओम आएगी। ये सिंपल सा इक्वेशन हमने इसमें पढ़ लिया। दूसरा हम इसमें पढ़ लेते हैं कि जैसे इस तरह से आपको दिया हुआ है कि ये 2 ओम है और ये 3 ओम है और ये मान लीजिए 4 ओम का प्रतिरोध या 1 ओम का प्रतिरोध यहाँ लगा लेते हैं। और R इक्विवेलेंट पूछे तो ये समांतर क्रम संयोजन है तो यहाँ पे आएगा R इक्विवेलेंट बराबर फॉर्मूला बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखिए भैया ये कुछ यूं हो गया। सबसे पहले यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू सॉल्व करने के लिए 1/2 किया, फिर 1/3 किया, फिर 1/1 किया। तो यहाँ पर इसका जो पार्ट आ रहा है वो कुछ यूं आ रहा है। तो ये कुछ यूं बनेगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर, देखिए इसका एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ 3 आएगा, ये मानते हुए कि ये प्रोसेस आपको आती होगी, मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ इसको। और यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 6। तो ये 1/R इक्विवेलेंट जो बन रहा है वो 6 3 9 और 2 11 ऊपर है, नीचे 6 है। तो अब इसको उल्टा कर देंगे R इक्विवेलेंट को निकालने के लिए, तो ये आएगा 6/11 ओम। तो इसका जो परिणामी प्रतिरोध आएगा इस समीकरण का या इस सर्किट का जो परिणामी प्रतिरोध आएगा वो आएगा 6/11 ओम। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? चलिए कुछ और एग्जांपल इसमें से लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये उठा लेते हैं कि जैसे इस तरह से आपको दे रखा है कि ये 2 ओम का प्रतिरोध है यहाँ पे,
और ये 1 ओम का प्रतिरोध है, ये यहाँ पे 2 ओम है, ये यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों वाले पार्ट, यानी ये दोनों प्रतिरोध, ये दोनों समांतर क्रम में संयोजित है और इसका जो रिजल्ट है वो इसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो ये कुछ यूं बनेगा, R इक्विवेलेंट बराबर 1/2 प्लस 1/2 बनेगा और यहाँ से R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 प्लस 1/2 1 बनेगी, यानी 1/1। तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो 1 ओम आएगी। तो इसका आंसर जो मैंने यहाँ पे डार्क में रेड में जो गोला कर रखा है, इन दोनों का आंसर आएगा 1 ओम। इसका आंसर अगले वाले यानी इस प्रतिरोध के साथ जो है वो श्रेणी क्रम में है। तो अब फाइनल आंसर आप निकालने के लिए 1 ओम का और 1 ओम का श्रेणी क्रम निकाल देंगे। तो इस सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो आएगा 2 ओम। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? चलिए कुछ और सर्किट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इस तरह से उठा लेते हैं कि ये एक ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम का प्रतिरोध है और ये 4 ओम का प्रतिरोध है। तो ध्यान से देखिए कि पहले दोनों कौन से वाले, दोनों ये वाले और ये वाले एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। फिर इनका रिजल्ट जो है वो इसके साथ जो है वो समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले 2 ओम का निकाल लेते हैं, यानी हमारे हिसाब से R1 और इसको नाम दे देते R2 और इसको नाम दे देते R3। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे R1 एंड R2 ये दोनों कौन से क्रम में है? ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों का जो योग आएगा वो R12 अपने पास कितना आएगा श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए 2 + 2। तो इन दोनों का जो योग आएगा अपने पास वो आ जाएगा 4 ओम। और अगला इनका जो रिजल्ट है 4 ओम के साथ जो है वो तीसरा जो प्रतिरोध है R3, वो इसके साथ कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो जो फाइनल R इक्विवेलेंट अपने पास आएगा वो आएगा 1/4 प्लस 1/4। बात समझ में आ रही है? पहले हमने 2 और 2 ओम का श्रेणी क्रम निकाला, तो श्रेणी क्रम निकालने के साथ ही इसका जो आंसर आया वो 4 ओम आया और 4 ओम के साथ हम जो नीचे वाला जो तीसरा प्रतिरोध बच गया अपने पास 4 ओम के, उसके साथ ये श्रेणी क्रम में है। तो उसके साथ ये श्रेणी क्रम में है, तो उसके साथ जब हम श्रेणी क्रम का फॉर्मूला निकाले तो हमारे पास ये आया 4 और 4 का समांतर क्रम लास्ट में जो हमने निकाला उसका अपने पास आंसर आया 1/4 प्लस 1/4। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये अपने पास कुछ यूं आएगा, ये मान जो है वो 2/4 बनेगा। एलसीएम लेके इसको सोल्व करें तो ये मान बनेगा 2/4, यानी कि 1/2 मान बनेगा। तो R इक्विवेलेंट का फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 2 ओम। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब चलिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा में विशेष तरीके से पूछा जाता है, उसको अपन देखिए। सर्किट बना के देखते हैं। ये यहाँ 2 ओम दे रखा है, ये भी यहाँ 2 ओम दे रखा है और ये यहाँ 3 ओम दे रखा है और यहाँ पे 16 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। 16 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे दे रखी है और आपसे ये पूछा गया है कि इनको सबको नाम दे रखा है। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये जो अपना पहला प्रतिरोध है ये R1 है और ये जो दूसरा प्रतिरोध है ये R2 है और ये जो तीसरा प्रतिरोध है ये R2 है। आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में कि R1 प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? प्रतिरोध R1, R2 और R3 में प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान। अब यहाँ पे बड़ा विशेष झमेला है, मान क्या होगा? तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन उठाया है, आपको इसका कोई एक पार्ट जो है वो पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। ये बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन होता है। इस तरह के तो कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहले आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए ध्यान से देखिए, ये दोनों जो प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम में है। तो इन दोनों का जब आंसर निकाला तो ये अपने पास कुछ यूं आया कि 1/2 प्लस 1/2। यहाँ से इन दोनों का जो R आया उसको मान जो मेरे पास आया वो 1/2 प्लस 1/2, तो ये 1 ओम आया।
इनका आंसर 1 ओम आया और ये 3 ओम के साथ श्रेणी क्रम में है, तो इस पूरे परिपथ का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3 + 1, यानी पूरे प्रतिरोध का पूरे परिपथ का परिणामी जो प्रतिरोध होगा वो 4 ओम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि इसमें धारा कितनी बहेगी, तो प्रतिरोध में ओम का नियम लगा देते हैं। कौन सा लगा देते हैं? ओम के नियम से। क्या है ओम का नियम? ओम का नियम अपने पास है V = IR। यदि आपको I निकालनी है तो यहाँ से आपके पास बनेगा V/R। I बराबर V का मान 16 वोल्ट दे रखा है और R का मान आपके पास आया 4, तो ये 4 एम्पियर की करंट आएगी। तो इस परिपथ में 4 एम्पियर की करंट बहेगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए, यहाँ से करंट चली I और वो यहाँ से इसमें प्रवाहित होगी, तो आपको देखो R1 में तो कितनी करंट बह रही है? I1 करंट ही बह रही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि आपसे कोई पूछे कि R1 में प्रवाहित करंट कितनी है, तो हम सीधा लिखेंगे कि R1 में प्रवाहित जो करंट है वो है 4 एम्पियर की। लेकिन आगे जाके देखिए कि ये करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। यहाँ तक आई करंट आई, कुछ पार्ट इसका इधर जाएगा और कुछ पार्ट इसका इधर जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, धारा उस मार्ग का चयन करती है जिधर कम प्रतिरोध होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप ध्यान में रखना। कॉन्सेप्ट ये है कि धारा उस मार्ग का चयन करती है, धारा उस मार्ग का चयन करती है, मार्ग का चयन करती है जिसमें प्रतिरोध न्यूनतम हो। सीधी सीधी बात है, जिस ब्रांच का जितना कम प्रतिरोध होगा उस ब्रांच में उतनी ज्यादा धारा बहेगी। अब हमारे सर्किट के हिसाब से हम इसको दोबारा बना के देखते हैं। हमारा सर्किट ये कहता है कि यहाँ पे आपके पास R1 प्रतिरोध था और यहाँ आगे आपके पास R2 प्रतिरोध था और यहाँ आगे आपके पास जो है वो R3 प्रतिरोध था और ये ब्रांच वापस मिल गई R2 और ये R3, ऐसा था। हम ये निकाल चुके हैं कि यहाँ 4 ओम की धारा बह रही थी, 4 एम्पियर की धारा बह रही थी, तो ये 4 एम्पियर की धारा का कुछ पार्ट इधर जाएगा और कुछ पार्ट इधर जाएगा। अब ऊपर वाली ब्रांच में भी कितना प्रतिरोध जुड़ा हुआ है? 2 ओम, और नीचे वाली ब्रांच में भी कितना प्रतिरोध जुड़ा हुआ है? 2 ओम। बराबर बराबर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो धारा भी बराबर बराबर ही डिवाइड होगी। बात समझ में आ रही? तो बराबर बराबर डिवाइड होगी, तो इसमें कितनी धारा बहेगी? 2 एम्पियर की, और इसमें कितनी धारा बहेगी? 2 एम्पियर की। अब मान लीजिए कि ये बराबर बराबर नहीं होता, एक साइड 2 होता और एक साइड 3 होता, तो 2:3 में धारा को डिवाइड कर देते, तो 2 धाराएं आती। जिधर कम प्रतिरोध है उसमें ज्यादा धारा अलॉट कर देते और जिसमें ज्यादा प्रतिरोध है उसमें कम धारा अलॉट कर देते। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी जो है वो आपसे पूछा जाता है कि किसके सिरों पर कितना वोल्टेज होता है, किसके सिरों पर कितनी धारा होती है। अब यदि आपने सभी प्रतिरोधों में धारा निकाल ली, अब आपसे यदि ये और पूछा जाए कि बताओ सबके सिरों पर वोल्टेज और बता दो, तो चलो निकाल लेते हैं। सबके सिरों पर यदि वोल्टेज आपसे पूछे तो देखो कितना कितना आएगा। इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 3 ओम था ये। तो पहले इसके सिरों पर वोल्टेज निकालते हैं। तो वोल्टेज का सूत्र होता है V = IR। जिसका आप वोल्टेज निकालना चाह रहे हो उसमें 4 एम्पियर की धारा बह रही है और उसका खुद का प्रतिरोध कितना है? 3 है, तो V का मान आएगा 12 वोल्ट इसके सिरों पर वोल्टेज होगा। और इधर देखो इसका जो 2 ओम 2 एम्पियर है, तो इसका जो वोल्टेज आएगा वो 4 ओम आएगा, सॉरी ये 4 वोल्ट आएगा, और इसके सिरों पर जो वोल्ट आ जाएगा वो भी 4 वोल्टेज ही आएगा। तो यदि आपने धारा निकाल ली है तो उन दोनों को, धारा और प्रतिरोध को मल्टीप्लाई करके हम सभी प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं। आपसे कोई सर्किट देगा, उस सर्किट में जो है वो धारा का मान पूछ सकता है, या उस सर्किट में जो है वो आपसे वोल्टेज का, किसी भी प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज का मान पूछ सकता है। तो ये इतनी कहानी बनती है। अब प्रतिरोध से संबंधित एक और विशेष प्रकार है, ध्यान से देखिए, उसको भी अपन थोड़ा सा एग्जांपल में यहाँ लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, किसी चालक का प्रतिरोध R यदि चालक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अब इसमें देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि R जो है वो L के समानुपाती होता है। जितने अनुपात में आप L बढ़ाओगे उतने अनुपात में R बढ़ जाएगा।
यदि आपने एल को 2 गुना किया है तो आर भी 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना होने का मतलब है पहले यदि आर था तो अब इसका जो नया प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, 2R आएगा। इतनी बात क्लियर है। किसी चालक के प्रतिरोध का मान दे रखा है आपको और ये कह रखा है कि उसकी लंबाई को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा। लंबाई को 2 गुना करने का मतलब है प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। और इसी में यदि वो आपसे ये कहे कि चलो एक एग्जांपल और इसी में ले लेते हैं कि वो कह दे कि काट क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए। यदि काट क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो देखो आर जो है वो एल ए के जो है वो क्रमानुपाती होता है। जितने गुना परिवर्तन ए में किया जाएगा उतने ही गुना आर में विपरीत परिवर्तन होगा। मतलब यदि ए को 2 गुना बढ़ाया जा रहा है तो आर उतने ही अनुपात में कम हो जाएगा। तो ए को 2 गुना करने का मतलब है, ए को 2 गुना करने का मतलब है आर जो है वो आधा हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा यानी जो नया आर आपके पास मिलेगा वो प्रारंभिक आर से कितना होगा, आधा होगा। लंबाई और काट क्षेत्रफल का इस तरह के ये जो है वो अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है जो लगभग गलत हो जाता है, उसको अपन शामिल यहाँ करेंगे। बड़ा विशेष क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये है, किसी चालक का प्रतिरोध है आर है। यदि चालक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई का कर दिया जाए, यदि चालक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई का कर दिया जाए, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में जो सारी कलाकारी है वो इस शब्द की कलाकारी है। इस शब्द की खींचकर करने का मतलब सारी कलाकारी इस शब्द की है। अब आपको हमेशा ये लगता है कि जो लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो अभी पीछे पड़ा था प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो खींचकर शब्द इसमें गलत कर देता है। देखिए क्या है, सारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसको सीखने के लिए बड़ा थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं कि मान लीजिए ये आपका तार था जिसकी लंबाई थी L और इसका काट क्षेत्रफल, ये वाला काट क्षेत्रफल मान लेते A था। यदि आपको कोई कहे कि इसका प्रतिरोध कितना होता तो आप कहते R बराबर L/A होता। अब हमने किया क्या है, अब हमने इस तार को खींचकर जो है वो 2 गुनी लंबाई का कर दिया। तार को खींचकर लंबाई बढ़ाने का मतलब सीधा सीधा हुआ कि उसकी मोटाई जो है वो कम होगी। तो इसकी नई लंबाई को हम मान लेते हैं 2 गुना कर दिया, यानी पहले से 2L कर दिया। लेकिन अब इसका जो ये क्षेत्रफल है ये A नहीं रहेगा, चलो इसको A' मान लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ये सारा खेल है। तो जितना पदार्थ पहले था उतना ही पदार्थ अब है, यानी आयतन बराबर रहना चाहिए। और आयतन जो है वो होता है भैया काट क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो जो नया आयतन है वो आपके पास कितना आएगा, नया काट क्षेत्रफल गुणा नई लंबाई। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पे देखो आयतन तो बराबर ही रहना है, जितना आयतन पहले था उतना ही आयतन बाद में होना चाहिए। यहाँ से हम इसको निकालें तो हमारे पास ये आएगा कि पहले आयतन कितना था, पहले आयतन था अपने पास A गुणा L और वर्तमान में कितना आयतन है A' गुणा 2L। यहाँ से L से L कटेगा और A' की जो वैल्यू आएगी वो A' की जो वैल्यू आएगी वो A/2 आएगी। अब आपको नया प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो नया प्रतिरोध बराबर R' बराबर रो A'/L'। अब देखो रो तो उतना ही रहेगा, वो तो ज्यामिति पर निर्भर करता ही नहीं है। अभी पिछले सेक्शन में अपन ने बात की थी कि प्रतिरोधकता का मान तो ज्यामिति पर यानी लंबाई चौड़ाई पर निर्भर करता ही नहीं, तो ये तो उतना ही रह जाएगा। A' की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, सॉरी मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, इसको सही करते हैं। रो L/A, तो L' और A'। तो रो की जगह तो रो, लंबाई कितनी है पहले से 2L है और काट क्षेत्रफल कितना है पहले से A/2 है। तो यहाँ से ये बनेगा 4 रो L/A और ऊपर रो L/A को हम R लिख के आए, तो जो नया प्रतिरोध होगा वो 4R यानी पहले से 4 गुना होगा। समझ में ये बात।
अब आपको ये मैंने सोल्व करना दिखाया। अब आपको एक इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या है सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, क्या याद रखेंगे? कॉन्सेप्ट ये है, यदि किसी तार को खींचकर n गुना कर दिया जाए, ये ध्यान रखना पिछले वाले सेक्शन से थोड़ा सा अलग है। खींचकर करना और लंबाई को वैसे दोगुना कर देने में, दोनों में अंतर है। खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। देखो अभी हमने क्या किया था, हमें कहा गया था कि R प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है और उसकी लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध n स्क्वायर यानी 4 गुना बढ़ के 4R हो गया। यदि R प्रतिरोध है और उसकी लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिया जाए तो n इसका 3 इसका स्क्वायर n स्क्वायर यानी 9R हो जाएगा। 4 गुना कर दिया जाए तो 16R हो जाएगा। 5 गुना कर दिया जाए तो 25R हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। कैसे सॉल्व होता है ये मैंने करके भी दिखा दिया। यदि किसी तार को खींचकर n गुना उसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध के मान में n स्क्वायर गुना वृद्धि हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत बार जो है वो जनरल साइंस के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में जिसमें हम धारा के ऊष्मीय प्रभाव और धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल .academy से।